तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए। चांदनी रात थी। सब तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। हाड़ कपा देने वाली ठंड बदन को तोड़ रही थी, मगर इस भयानक सर्दी में भी सुरेश के माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। वो पुलगांव के किसी कच्चे मकान के आंगन में खड़ा हुआ था। आंगन में बैठे सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसके सामने चारपाई पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था, जिसका चेहरा ढका हुआ था। उस व्यक्ति के पास एक बूढ़ा बैठा हुआ सुरेश को देख रहा था। सुरेश ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, इसको क्या बीमारी है? बूढ़ा अजीब से अंदाज में बोला, तुम एक डॉक्टर हो, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा इसको क्या बीमारी है। सुरेश ने जैसे ही उस व्यक्ति के मुंह से कपड़ा हटाया, उसके हलक से दिल दहला देने वाली चीख निकल गई, क्योंकि सामने जो भी था वह यकीन करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन पहले विभा रोज की ही तरह किचन में दोपहर का खाना बना रही थी कि अचानक उसके पति सुरेश ने उसके पास आकर कहा, विभा, अपना सामान पैक कर लो, हम आज निकल रहे हैं। निकल रहे हैं? लेकिन कहाँ? अरे मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले बताया तो था कि मेरा ट्रांसफर पुलगांव हो गया है। हम दोनों को आज शाम को जाना है। हाँ, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन एक छोटे से गांव में ट्रांसफर लेने की क्या जरूरत थी? मैं वहाँ पर अकेले क्या करूँगी? सुरेश ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, वही जो तुम यहाँ करती हो, वहाँ मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना और शाम को मेरा इंतजार करना। अचानक विभा की नजर किचन में रखे न्यूज़पेपर पर पड़ी, जिस पर लिखा था, पुलगांव में रहस्यमयी तरह से डॉक्टरों के लापता होने की वारदातें कम नहीं हो रही है। लोगों का मानना है कि पुलगांव शापित है। उसने घबराकर सुरेश की ओर देखकर कहा, ये देखो, तुम्हारा जिस जगह ट्रांसफर हुआ है इस न्यूज़पेपर में उसी गांव का नाम है, और इसमें लिखा है कि वहाँ पर डॉक्टर के लापता होने की वारदातें कम नहीं हो रही हैं। अरे इन न्यूज़पेपर वालों को उल्टी सीधी खबरें छापने के अलावा आता ही क्या है? लेकिन सुरेश, इतने छोटे से गांव में हम कैसे और कहाँ रहेंगे? विवाह, वहाँ पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, हम उसी में रहने वाले हैं। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। शाम तक उनकी कार पुलगांव के गेस्ट हाउस के सामने खड़ी हुई थी। विवाह ने देखा वहाँ सब तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। विवाह को वहाँ पर कोई भी इंसान नजर नहीं आया, यहाँ तक कि कोई जानवर भी उसको नजर नहीं आया। ये बात विवाह को बहुत ज्यादा अजीब लगी। पता नहीं क्यों उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा लगा, मगर उसने सुरेश को कुछ जाहिर नहीं किया। सुरेश और विवाह अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए। उन्होंने एक अनजान व्यक्ति को पहले से वहां मौजूद पाया। सुरेश ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, मेरा नाम मोहनलाल है। मुझे बताया गया था कि आप आने वाले हो। ठीक है, तुम सामान गेस्ट हाउस में रखवा दो। मोहनलाल ने उन दोनों को एक कमरा दे दिया और सामान उनके कमरे में रखवा दिया। क्या आप लोग कुछ खाने को लेंगे? नहीं। मोहनलाल वहां से चला गया। विवाह डरी डरी नजरों से इधर उधर देख रही थी। सुरेश ने विवाह की ओर देखकर कहा, क्या हुआ विवाह, तुम ठीक तो हो? पता नहीं क्यों सुरेश, मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। तुमने देखा नहीं कैसे इस गांव में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ है? दरअसल बात यह है कि तुम शहर की रहने वाली हो। गांव में लोग शाम को ही सो जाया करते हैं। धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। चलो अब ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो और सो जाओ। विवाह और सुरेश गहरी नींद में सो गए। करीब आधी रात को विवाह की अचानक आंख खुल गई। उसे अपने कमरे के आसपास एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। उसने सुरेश को उठाने की कोशिश की, मगर सुरेश गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक विवाह को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके कमरे के बाहर टहल रहा हो। वह बड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोलकर बाहर आई। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। विवाह ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने खून से लथपथ एक इंसान खड़ा हुआ था, जिसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख बाहर निकल रही थी। चांद की रोशनी में उसका रूप बेहद भयानक लग रहा था। विवाह को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मुर्दा उठकर उसके सामने खड़ा हो। विवाह उसको देखकर बुरी तरह से चीखने लगी। उसके चीखने से अचानक सुरेश की आंख खुल गई। सुरेश दौड़ता हुआ बाहर की तरफ आया। सुरेश ने देखा विवाह अकेले किसी सम्मोहित अवस्था में बाहर खड़ी हुई चीख रही थी। क्या हुआ विवाह, तुम चीख क्यों रही हो? सुरेश, सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ है। लगता है तुम बहुत थक गई हो। तुम बाहर क्या कर रही हो? कोई नहीं है हम दोनों के सिवा यहाँ पर।
विभा ने देखा तो सचमुच वहां पर कोई मौजूद नहीं था। सुरेश उसे कमरे के अंदर की ओर ले गया। सो जाओ विभा। सुरेश, मैंने अपनी आंखों से देखा था और इस कमरे में एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी मुर्दे में से आती है। ये सब तुम्हारे ज्यादा सोचने का असर है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। सो जाओ। विभा बड़ी मुश्किल से सो पाई। उनकी आंख सुबह मोहनलाल के दरवाजा खटखटाने पर खुली। आप तैयार हो जाइए डॉक्टर साहब, मैं आपको आपके क्लिनिक में ले चलता हूँ। सुरेश तैयार होकर अपने कमरे में आ गया। विभा के चेहरे पर डर अब भी था। सुरेश ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी से कहा, किचन में खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाना बना देना। मैं शाम को जल्दी लौट आऊंगा। इतना कहकर सुरेश मोहनलाल के साथ क्लिनिक में चला गया। सुरेश ने देखा क्लिनिक के नाम पर वहां केवल एक टूटा फूटा खंडहर था, जहां एक बहुत पुरानी मेज और कुर्सी बिछी हुई थी। ये देखकर सुरेश को बड़ा अजीब लगा। उसने मोहनलाल से कहा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ की मेज और कुर्सी बरसों से बदली ही नहीं गई हो। यहाँ बहुत ही कम डॉक्टर टिकते हैं, जो आते हैं वो जल्दी ही यहाँ से चले जाते हैं। सुरेश क्लिनिक में शाम तक बैठा रहा, मगर एक भी मरीज उस क्लिनिक में नहीं आया। शाम को सुरेश मोहनलाल के साथ गेस्ट हाउस में वापस आ गया। खाना खाकर सुरेश और विभा सोने ही वाली थे कि अचानक उनके कानों में मोहनलाल की आवाज आई। साहब, आपसे एक बात करनी थी। कहो, क्या बात करनी है मोहनलाल? साहब, रात के वक्त अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलिएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मोहनलाल की बात सुनकर विभा और सुरेश एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। सुरेश मोहनलाल से कुछ और पूछता, मगर मोहनलाल इससे पहले ही बड़ी फुर्ती से वहां से चला गया। ये क्या बोल कर गया है? क्या कहना चाहता था? कुछ नहीं, शायद कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन कुछ और कह गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? चलो सो जाओ। फिर दोनों सोने के लिए चले गए। सुरेश और विवाह गहरी नींद में सो गए। करीब आधी रात को सुरेश के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। सुरेश चौंक कर उठ बैठा और विवाह भी उठ गई। इतनी रात को कौन आया है? मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ। दरवाजा मत खोलो सुरेश, तुम्हें याद नहीं मोहनलाल ने क्या कहा था? विवाह, तुम भी ना, तुम सो जाओ। सुरेश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मोहनलाल खड़ा हुआ था। मोहनलाल, तुम? जी डॉक्टर साहब, मुझे माफ करिएगा, लेकिन गांव में एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा। लेकिन तुमने तो कहा था कि रात के वक्त कोई भी दरवाजा खटखटाए तो नहीं खोलना, चाहे तुम ही क्यों ना हो। सकता है मैंने कुछ और कहना चाहा हो, लेकिन कुछ और कह दिया हो। लेकिन अब आप जल्दी चलिए, मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, चलो। सुरेश ने अपनी पत्नी से कहा, विभा तुम सो जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। नहीं, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे जब से हम इस गांव में आए हैं कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। लोगों की जान बचाना ही तो मेरा काम है विवाह। उसका इलाज करते ही मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सुरेश मोहनलाल के साथ चल दिया। सुरेश ने देखा कि रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। गांव में इतनी शांति थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो किसी कब्रिस्तान में आया हो। यहाँ तक कि सुरेश को एक भी कुत्ता तक भौंकता हुआ नहीं दिखाई दिया। मोहनलाल पतली पतली गलियों से होता हुआ एक कच्चे मकान की तरफ रुक गया। सुरेश ने देखा दरवाजा खुला हुआ था। मोहनलाल उस मकान के अंदर चला गया। सुरेश की आंखों के सामने कच्चा आंगन था, जहां पर एक चारपाई बिछी हुई थी और वहां पर एक आदमी लेटा हुआ था और उसके चारों ओर कुछ औरतें, कुछ मर्द उसे घेरे हुए थे, जो सुरेश को अजीब सी नजरों से देख रहे थे। सुरेश को उनका इस तरह से देखना बहुत ही अजीब लगा। वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ चारपाई पर लेटे हुए आदमी के पास गया। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके ठीक बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सुरेश ने उस बूढ़े से कहा, इसको क्या बीमारी है? तुम एक डॉक्टर हो, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा इसको क्या बीमारी है। सुरेश ने चारपाई पर लेटे व्यक्ति की नब्ज टटोली तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। सुरेश ने धीरे से उस बूढ़े से कहा, जी माफ कीजिएगा, ये मर चुका है। मगर सुरेश की बात सुनकर वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। सुरेश को उसका हंसना बहुत अजीब लगा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, ये वाकई मर चुका है। ठीक से देखो डॉक्टर, तुमने तो इसके चेहरे से कपड़ा तक नहीं हटाया। ओ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सुरेश ने जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया
तो सामने का मंजर देखकर उसके गले से चीख निकल गई। सुरेश ने देखा चारपाई पर लेटा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। अचानक सभी लोग यहाँ तक कि मोहनलाल भी सुरेश की तरफ घूर कर देखने लगा और चारों ओर से सभी लोग सुरेश के पास आने लगे और सबने मिलकर सुरेश को घेर लिया। सुरेश ने देखा अचानक उनके चेहरे बदलने लगे। अब उनके चेहरे मुर्दों जैसे हो गए थे। उनके चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें मरे हुए सालों गुजर चुके हो। कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? एक भयानक हंसी सुरेश के कानों से टकराई। हंसी मोहनलाल की थी। मैंने मना किया था ना साहब, रात में दरवाजा मत खोलना, लेकिन तुम भी और डॉक्टरों की तरह बेवकूफ निकले। तुम शहरी लोग इन बातों को नहीं मानते, मगर अफसोस अब तुम भी और डॉक्टरों की तरह ही मरोगे। मुझे जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग आखिर हो कौन? हम सब बहुत पहले ही मर चुके हैं साहब। काफी साल पहले जब इस गांव में अकाल पड़ा था, तब हम सब लोगों ने भगवान को छोड़कर शैतान की पूजा करनी आरंभ कर दी थी। लेकिन फिर भी हम सब मर गए और उसकी सजा हमें मिली। हम सब शापित हो गए। दिन में तो हम सब आम आदमियों की तरह होते हैं, मगर रात में यह पूरा गांव भुतहा गांव बन जाता है। हमें जिंदा रहने के लिए इंसानों के खून की जरूरत होती है और इंसानी मांस हमारा खाना होता है। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति लेटा हुआ है वो तुम्हारा भविष्य है। इतना कहकर मोहनलाल का चेहरा बुरी तरह से भयानक हो गया और वहां जितने भी लोग मौजूद थे सभी के चेहरे भयानक हो गए। वो सब सुरेश पर टूट पड़े और एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। उसी समय वहां विभा भी आ पहुंची, जो कि अब दूर खड़ी ये सब देख रही थी। विभा सुरेश को बिना बताए उसके पीछे ही आ गई थी, मगर उसे नहीं पता था कि वो भी मौत के नजदीक चली आई थी। सुरेश की हालत देखकर विभा के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। छोड़ दो मेरे पति को, तुम लोग हो कौन? इसके बाद विभा को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। थोड़ी ही देर के बाद विभा और सुरेश कंकाल में तब्दील हो चुके थे। वो सब मुर्दा जो थे वो सुरेश और विभा को जिंदा ही कच्चा चबाकर खा गए। कुछ देर बाद वहां फिर मौत जैसा सन्नाटा हो गया। सब तरफ शांति फैल गई और भूतिया गांव फिर एक बार अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगा। ये कहानी एक बस्ती में रहने वाले लोगों की है जिन्होंने पारलौकिक घटनाओं का अनुभव किया है। ये घटना साल 2000 की होगी। तब टेक्नोलॉजी आज के जैसी नहीं थी, लेकिन लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। बस्ती के लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी बकरी के बच्चे की आवाज, तो कभी बगीचे में झाड़ू लगाने की आवाज और कुछ ऐसी डरावनी आवाजें जिसे सुनने के बाद नींद तक गायब हो जाए। इस बस्ती में रहने वाले लोगों में से एक आदमी थे अरविंद जी। एक बार रात के 3 बजे अरविंद जी की बेटी ने बगीचे में झाड़ू लगने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन झाड़ू लगा रहा है। जब वो ये देखने के लिए घर से बाहर आई तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो वापस अपने घर में चली आई और अपने बेड पर सो गई। फिर उसे बकरी के बच्चे की आवाज आने लगी। वो फिर से घर के बाहर देखने आई कि आवाज कहां से आ रही है। उसने इधर उधर देखा तो इस बार भी उसे वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो घर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसने देखा कि एक डरावनी औरत की आत्मा उसके घर के पास बैठी हुई थी और उसे बहुत गुस्से से देखकर डरावनी आवाज निकाल रही थी। लड़की डर कर चीख पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। लड़की के माता पिता और कुछ पड़ोसी वहां आ गए। ना जाने हमारी इस खुशहाल बस्ती को किसकी नजर लग गई है जो हमारे साथ ये सब हो रहा है। समझ नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है, या कोई ये सब जानबूझकर कर रहा है,
या ये हमारी बस्ती में सच में ऐसी घटनाएं हर रात होने लग गई हैं? हम सबको इस बुरे वक्त की घड़ी में एकजुट रहना होगा और इस मुसीबत को हमारी बस्ती से जल्दी दूर करना होगा। मेरी बेटी को जल्दी घर के अंदर लेकर चलते हैं, कहीं वो डरावनी आवाजें फिर से ना आ जाए। हाँ अरविंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए बिटिया को जल्दी से पहले घर में ले चलते हैं। किसी को कुछ अंदाजा तक नहीं था कि उनकी बस्ती में ऐसा सब क्यों हो रहा है। फिर लड़की को घर में ले आते हैं और लड़की को भी होश आ जाता है। वो उसके सामने हुई पूरी घटना के बारे में सबको बताती है, जिसे सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी बस्ती में ये सब हो रहा है। किसी का बुरा साया हमारी बस्ती पर आ गया है। पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसी वजह से हम सभी को हर रात कोई ना कोई खौफनाक आवाजें आती ही रहती हैं, जो इस बस्ती के हर एक इंसान की नींद गायब कर चुकी है। एक बार की बात है, रात को पूरी बस्ती की बिजली चली गई। अरे ये अचानक से बिजली कैसे चली गई? हमेशा से ऐसे होने से पहले बस्ती वालों को बता दिया जाता है। अरे भाई, आज तो गर्मी भी बहुत हो रही है, चलो आज घर के बाहर बस्ती में ही चारपाई डालकर सोते हैं। बिजली चली जाने की वजह से कुछ लोग अपने घरों से बाहर बस्ती में ही चारपाई बिछाकर सो रहे थे। बस्ती का ही एक आदमी मनोज भी वहीं बाहर ही सो रहा था। आधी रात में मनोज की नींद खुल गई तो उसने देखा कि एक आदमी उसके सिरहाने के पास खड़ा हुआ है। मनोज ने जब उठकर उस आदमी को पीछे से देखना चाहा कि वो कौन है, तभी वो आदमी एकदम से घूम गया और मनोज ने देखा वो कोई आदमी नहीं, वो तो भूत था। उस भूत ने मनोज को जोरदार धक्का मारा, जिससे मनोज अपनी चारपाई के साथ जाकर दूर गिर पड़ा। इससे आसपास सो रहे बाकी लोग भी डरकर जाग गए। मनोज किसी तरह उठकर वहां से अपने घर चला जाता है। वहां बाकी सभी बस्ती के लोग ये सोचने लगे कि हमारे साथ ही ये सब बुरा क्यों हो रहा है। इस बस्ती पर जरूर किसी बुरे साये का कब्जा हो चुका है। एक रात जब दिनेश बाबू सो रहे थे, जब उन्हें घर के बाहर बहुत से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी, उन्हें लगा कि शायद कोई चोर घर के बाहर घूम रहा है, इसलिए कुत्ते इतना भौंक रहे हैं। वो टॉर्च और एक डंडा अपने हाथ में लेकर घर से बाहर देखने के लिए निकले तो उन्होंने देखा एक औरत उनके बगीचे में खड़ी हुई थी। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने दिनेश बाबू के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। दिनेश बाबू टॉर्च से उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही उनके टॉर्च की रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ी, वो उसे देखते ही घबरा गए, क्योंकि वो कोई औरत नहीं, वो एक आत्मा। तभी बस्ती के कुत्ते भी बगीचे में घुस आते हैं, जिससे वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। दिनेश बाबू ने चैन की सांस ली और अपने घर में वापस चले गए। आखिर बस्ती वालों की जिज्ञासा तब खत्म हुई जब बस्ती में ही उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिले। फिर उस बुजुर्ग ने बस्ती वालों को बताया, मैं बचपन से ही इसी शहर में ही रहता हूँ। तब ये बस्ती भी नहीं थी। तब यहाँ एक बहुत सुनसान सा जंगल हुआ करता था और एक मसान भी हुआ करता था, जहाँ कुछ तांत्रिक अपनी मानसिक साधनाएं किया करते थे और आत्माओं को भुलाया करते थे और उन्हें अपने वश में करने की कोशिश भी किया करते थे। समय बदला, सड़कें बनी, घर बनने लगे और फिर ये बस्ती बनी, जिसमें लोगों ने रहना और अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। पर हम उन आत्माओं से कैसे बचें? कृपया करके हमें इसका कोई समाधान भी बताएं, इस सब से बाहर निकलने का और इससे खत्म करने का। चिंता मत करो, आप लोग जब भी कोई डरावनी आवाजें सुनते हो तो अपने अपने आराध्य का नाम लेना शुरू करो। अभी कुछ दिनों तक घर के अंदर बाहर हर जगह संध्या काल में धूनी जलाना
इससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी और ऐसा करने से वो आत्माएं आपसे दूर हो जाया करेंगी। बस्ती के लोगों ने उन बुजुर्ग की बातों को करना शुरू किया तो उन्हें उसका असर होते दिखना शुरू होने लगा और बस्ती में फिर से एक बार खुशहाली आनी शुरू हो गई। सब लोग अब पहले की तरह रहने लग गए थे। ये कहानी बागडंडा गांव की है। ये इलाका पुरुलिया जिले में है। बागडंडा गांव में रवि नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। ये बात साल 2007 की होगी जब रवि माध्यमिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एक शाम जब रवि ट्यूशन से लौट रहा था तब उसने एक नदी के सामने दो घुंघराले बाल वाले छोटे कद के लोगों को देखा। रवि एक शरारती लड़का था, इसलिए उसने सोचा कि ये दोनों उसके गांव के ही बच्चे हैं तो उनसे थोड़ी मस्ती की जाए। ये हमारे गांव के बच्चे इधर नदी के पास क्या कर रहे हैं, चलो इनकी थोड़ी टांग खींचते हैं। रवि ने मजाक में उनके बालों को हाथ लगाया तो वो दोनों तुरंत पीछे पलट गए। उन्हें देखकर रवि पूरी तरह घबरा गया। रवि ने आज तक अपने बुरे सपने में भी कभी ऐसे डरावने चेहरे नहीं देखे थे। कोई मुझे बचाओ, कौन हो तुम लोग? दरअसल वो घुंघराले बाल वाले कोई इंसान नहीं थे, वो बौने भूत थे जो बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। घुंघराले बाल, बड़े बड़े नाखून, उनकी लाल आंखें बिल्कुल आग की तरह चमक रही थी। वो भयानक मंजर देखकर किसी के भी होश उड़ जाते। वो दोनों बौने भूत घबराते हुए रवि के ऊपर झपट गए और उसे अपने नाखूनों से नोचने लगे। रवि अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे उन शैतानों से बचकर अपना बैग और साइकिल वहीं छोड़कर भाग गया। घर पहुंचते ही रवि ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। रवि के माता पिता उसकी बात पर विश्वास न करते हुए उसे मजाक में ही टाल देते हैं। हाँ, पता है, ये भी स्कूल न जाने का कोई बहाना है। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। अगले दिन रवि को तेज बुखार हो गया। उसके पिताजी उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है, इसे बुखार हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने दवाइयां लिख दी हैं, समय से दवाई लेने पर ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से दवाइयां लेकर रवि और उसके माता पिता घर आ जाते हैं। 4-5 दिन तक रवि को दवाइयां देने के बाद भी उसका बुखार कम नहीं होता तो उसके घर वाले काफी चिंतित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि रवि के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण उसकी ये हालत हुई है। एक दिन जब रवि का बड़ा भाई किशन बाजार से घर वापस आ रहा था तो उसने उन दोनों बौने भूतों को रास्ते में देखा। उनके थोड़े और करीब जाने पर उसने देखा कि वो दोनों भूत एक मुर्गे को जिंदा ही कच्चा चबा रहे थे। ये देखते किशन दहशत से कांप उठा और किसी तरह खुद को संभाल कर वहां से भागकर अपने घर आ गया। घर आते ही उसने अपने साथ हुआ किस्सा सबको बता दिया। पिताजी, किशन क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? पिताजी, रवि सच कह रहा था, गांव में 2 बौने भूत घूम रहे हैं। किशन के पिताजी समझ जाते कि ये सब उन शैतानों की वजह से हो रहा है। उन्होंने बांकुड़ा के एक पंडित जी को अपने घर बुलाया जिन्होंने रवि को एक माला और गंगा जल दिया और कहा, ये माला जब तक तुम्हारे पास रहेगी तब तक कोई भी शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मेरे बताए हुए मंत्र को पढ़कर ये गंगा जल उन शैतानों पर फेंक देना, इससे उनका अंत निश्चित ही हो जाएगा। इसके बाद रवि का पूरा परिवार उन शैतानों से दूर होने के लिए उस गांव को छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। हम आज रात ही दूसरे गांव के लिए निकल जाएंगे। रात में पूरा परिवार एक ट्रक में बैठकर गांव की सुनसान सड़क से होते हुए दूसरे गांव की तरफ जा रहा होता है। तभी ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। क्या हुआ, तुमने ट्रक क्यों रोक दिया? साहब, वो सामने देखिए। रवि के पिताजी वहां देखते तो ट्रक के बिल्कुल सामने एक बौना भूत खड़ा होता है। वो डरते डरते नीचे उतरते हैं। तभी पीछे से दूसरा बौना भूत आकर रवि को पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक से उस भूत का हाथ रवि की माला पर पड़ता है और वो भूत झटके से दूर जाकर गिरता है।
रवि माला को हाथ में पकड़कर भूतों की तरफ करता है, जिससे वो भूत डरकर पीछे हटने लगते हैं। रवि के पिताजी को पंडित जी की कई बात याद आती है। वो तुरंत पंडित जी का बताया हुआ मंत्र जाप करने लग जाते हैं और उन बौने भूतों पर गंगा जल छिड़कने लगते हैं। गंगा जल पड़ते ही दोनों भूत चीखने चिल्लाने लगते हैं और उनका शरीर भस्म होने लगता है। जल्दी से ट्रक में बैठो सब, हमें यहाँ से निकलना होगा। सब लोग जल्दी से ट्रक में सवार होकर वहाँ से दूर जाने लगते हैं। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस गांव में उन बौने भूतों को नहीं देखा।